अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इको 401 के सिलसिले को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इस सिलसिले में आज हम 18वें लेक्चर पर बात करेंगे। लेक्चर के स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर इंशाइया जो सवालात होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दूसरी बात इस लेक्चर में ये है कि ये लेक्चर सारा कैलकुलेशंस पर मुश्तमिल है और टेबल्स पर। तो टेबल्स और कैलकुलेशंस तो इम्तिहान में वैसे ही आती है क्योंकि ये है इकोनॉमिक्स का पेपर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से पहले मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं, इसको भी इंशाल्लाह सहल अंदाज में, आसान अल्फाज में आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर नंबर 18। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमने देखा कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के ज़रिए से भी मालूम किया जा सकता है। वो पॉइंट भी मालूम किया जा सकता है जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, कितना होगा ये भी इससे मालूम किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के ज़रिए से भी मालूम किया जा सकता है। तो अब ये सिंपल, ये हमने बात की थी। इस बात को आज हम कैलकुलेशंस के ज़रिए से साबित करेंगे। देखिए, इसमें दो इक्वेशंस दी हैं। उसमें सबसे पहले उसने टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन दी है 48Q माइनस क्यू स्केयर, और टोटल कॉस्ट की इक्वेशन दी है 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्केयर। ठीक है, उसके बाद उसने दिया है जनाब टेबल। टेबल उसने दिया है और वो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा मुनाफा कहाँ पर होगा। हमें पता है कि जो हमारा मुनाफा होता है उसका फार्मूला होता है जनाब ये। ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी रेवेन्यू जितना पैसा आया है उसमें से जितनी लागत आई है टोटल कॉस्ट, वो माइनस कर देंगे तो मुनाफा आ जाएगा। सादा सी बात है। तो ये ग्राफ है ये टेबल है, सॉरी। अब ये देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूँ। ये अगर क्वांटिटी 1 है तो उस पर जो टोटल रेवेन्यू उसने जनरेट किया है वो 47 रुपीज़ लगा लें, 47 रुपये है। और इस एक क्वांटिटी बनाने में उसका जो खर्चा आया वो 31 रुपये आया। तो मुनाफा उसको कितना हुआ? सादा सी है, जितना खर्चा हुआ उसमें से जो मुनाफा आया है या जो उसको पैसे मिले हैं वो माइनस कर देंगे तो वो मुनाफा आ जाएगा, 16 आ गया। इसी तरह मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ वो प्रोड्यूस करता गया। जब उसने क्वान्टिटी Q4 प्रोड्यूस की, तब यह जो हाईलाइट इसने किया हुआ है देखें, इस मकाम पर उसको सबसे ज़्यादा मुनाफा हुआ। ठीक है, 177 रुपये उसका टोटल रेवेन्यू हुआ, टोटल कॉस्ट थी 124 रुपये, तो इसको मुनाफा कितना हुआ? 52 रुपये। अब ये देखें, ये मुनाफा जो है बढ़ता जा रहा है क्वांटिटी Q4 तक। 16 था, फिर 36 हुआ, फिर 48 हो गया, और Q4 पे आगे कितना हो गया? 52 हो गया। इस Q4 के बाद देखें तो मुनाफा कम होता जा रहा है, 52 के बाद 48, 36, 16। ठीक है, तो ये है मार्जिनल, एक तरह से कह सकते हैं बेनिफिट। तो ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से मार्जिनल रेवेन्यू है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूं कि हम मुनाफा कमा रहे हैं, इस तरह से मुराद लेते हैं कि हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और बुलंदी पर पहुंच गए हैं। अब ये जो 52 जो है ये पहाड़ की एक तरह से पीक है, बुलंदी है। इसके बाद हम और ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। इसके बाद दूसरी साइड से नीचे उतरना है, जो कि ये दिखा रहा है 48, 36, 16। ठीक है, तो ये एक तरह से इसकी मिसाल है। मतलब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज है वो एक तरह से बताया जा रहा है यहाँ पर। ये तो हो गया जनाब टेबल के ज़रिए से बात जो की। अच्छा, ये टेबल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, याद नहीं करना कि ये सारी वैल्यूज़ याद कर लें। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इस तरह का कोई टेबल दे देगा आपको, टोटल रेवेन्यू दे देगा, टोटल कॉस्ट दे देगा और आपको कहेगा कि मुनाफा निकाल कर दिखाएं। ठीक है, तो ये टेबल आपने अच्छे से करना है। अच्छा जी, अब हमें पता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, सबसे ज़्यादा मुनाफा उसी वक्त होता है। ठीक है, यही वो पॉइंट होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। ठीक हो गया। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाली जा सकती है भाई? याद है? एक तो भूल बहुत जल्दी जाती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल, चाहे वो कॉस्ट है या रेवेन्यू है, जो मार्जिनल है ना वो टोटल से निकाला जाता है। अब मार्जिनल कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट से निकाली जाएगी। अब अगर मार्जिनल रेवेन्यू है तो टोटल रेवेन्यू से निकाली जाएगी। ठीक है, तो मार्जिनल जो है ये टोटल से निकाली जाएगी। अब दोनों साइड मैंने इसकी कवर करनी है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो मैं पहले क्या करूँगा? मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर लूँगा। मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करूँगा भाई? अच्छा, ये मैंने टोटल कॉस्ट की वैल्यू लिख दी है, या टोटल कॉस्ट की जो इक्वेशंस थी वो मैंने लिख दी है। टी सी इज इक्वल टू 12 प्लस 16 क्यू, ये ऊपर वाली नीचे लिख दिया ताकि आसानी हो आपको। अच्छा,
अब मैंने कहा कि मार्जिनल कॉस्ट अगर मैंने निकालनी है तो टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है? डेरिवेटिव के वैसे मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो पावर रूल के ज़रिए है। मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने ये लिखा है एक्स की पावर 4, ठीक है। ये जो हेड है ये बता रहा है कि इसकी पावर 4 है। अब देखिए एक्स की पावर 4 का अगर मैंने डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लूँगा? पावर रूल। जो पावर है ना वो शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक कम ही कर दूंगा। जब एक्स की पावर 4 है तो पावर शुरू में आके 4x हो जाएगा, ठीक है। अब 4 में से एक माइनस करूँगा तो पावर कितनी रह जाएगी? 3। तो इसका डेरिवेटिव आ गया ये, ठीक है। एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 4x की पावर 3। तो हमने किया क्या है? असल असूल ये है कि पावर जो जितनी भी हो, 1 हो, 2 हो, 8, 10, वो पावर शुरू में आ जाती है, ठीक है। अब शुरू में आने के बाद उस पावर में से एक माइनस हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा सवाल में हिस्सा है 16Q, ठीक है, इसको देख लें। ये 16Q जो है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई? 16Q के ऊपर पावर कितनी है? 1। अब एक में से एक माइनस कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। किसी भी बेस की अगर 0 हो तो वो 1 होता है। तो 16 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 रह जाएगा, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव के सिंपल से असूल मैंने बताया आपको। अब आ जाते हैं जनाब, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव हमने लेना है, सही है। क्यों लेना है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बतानी है। वो पॉइंट बताना है जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, और वो पॉइंट है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होंगे। अब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन तो नहीं है मेरे पास टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है अलबत्ता। तो मैं क्या करूँगा? टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेके मार्जिनल कॉस्ट निकाल लूँगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा जनाब? तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इसका डेरिवेटिव लेना है 12। इसके साथ चूँकि बेस कोई भी नहीं है, ठीक है। जब इसके साथ बेस नहीं है तो 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। बेस से मुराद है इसके साथ क्यू नहीं है, एक्स वाई जेड ये बेस कहलाती है। इसके साथ बेस है नहीं कोई भी, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। कांस्टेंट कोई भी हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये आ गया है 16Q। 16Q, क्यू में से एक माइनस किया पावर तो 16 रह जाएगा, जो कि यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ तो ये देखें, ये इसने डेरिवेटिव लेने के बाद लिखा हुआ है, सही है। ये मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव आ गया 16Q। अब आगे ये वाला हिस्सा रहेगा +3Q की पावर 2। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? ये 2 जब 3 से मल्टीप्लाई खाएगा तो 6 हो जाएगा। 2 - 1 पावर कितनी रह जाएगी? 1। अब Q के ऊपर पावर 1 है, 1 हम लिखते नहीं हैं। ये बेसिक रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट तो क्या हो गया? आ गई। क्या आ गई है? 16 + 6Q। अब इसी तरह मैंने मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे बिल्कुल इसी तरह से, तो वो आ जाएगा जहाँ 48 - 2Q, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैंने आमने सामने लिख देना है। जो मैंने फाइंड किया, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू लिख दी, ये मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू जो कि ये आई थी 16 + 6Q आई थी, ये मैंने इस तरफ लिख दी, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख दी मैंने 48 - 2Q। अब इसमें बिल्कुल सिंपल करना है, जो क्यू वाले हैं वो एक साइड पर ले जाने हैं और जो कांस्टेंट है वो अलग दूसरी तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6Q था और यहाँ पर 2Q था, माइनस का इस तरफ आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 6 + 2 8Q हो जाएगा, और 48 में से 16 जब हम निकालेंगे तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करूँगा अगर मैं, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, 4 आ जाएगी। अब मैं आपको एक बड़े अहम बात बताऊं, देखिए क्यू की वैल्यू कितनी आई है? 4। यानी हमें यह पता चला कि जब क्वांटिटी 4 होगी तब जो मुनाफा है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यही बात देखें मैं इस ग्राफ से भी आपको बता चुका हूँ। ये देखिए क्वांटिटी 4 होगी तो मुनाफा जो है वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा 52। समझ आ गई बात? अच्छा जनाब, ये जो Q4 आई है ये हमें बता रहा है कि इस क्वांटिटी पर मुनाफा सबसे ज़्यादा होगा। अब हमने ये फाइंड करना है कि मुनाफा कितना ज़्यादा होगा, मतलब मुनाफा ज़्यादा तो होगा लेकिन इस मुकाम पर कितना मुनाफा होगा, वैल्यू कितनी होगी उस मुनाफे की, वो हमने फाइंड करनी है। वो फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है, देखें। टोटल जो हमारा मुनाफा होता है वो बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब इन दोनों की जो फंक्शंस जो शुरू में दी गई थी इक्वेशन, उनको हमने सामने लिख के 48Q - Q² माइनस ये वाला माइनस जो इन दोनों के दरमियान है, और उसके बाद टोटल कॉस्ट की वैल्यू 12 + 16Q + 3Q²। अब करना क्या है कि Q² की वैल्यू क्योंकि सबसे बड़ा है सबसे पहले लिख देंगे, और इसके अलावा अ, ये आ गया है इस इक्वेशन पे, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, अब ये देखें यहाँ हुआ गया है 48Q - 16Q। कितना Q बच जाएगा? 32Q बच जाएगा, ठीक है। ये 32Q नीचे लिख दिया है।
उसके बाद क्यू स्केयर की वैल्यू देखनी है। अब क्यू स्केयर यहाँ पे कितना है, माइनस क्यू स्केयर यानी 1 क्यू स्केयर और माइनस 3 क्यू स्केयर, तो माइनस के कितने क्यू स्केयर हो जाएंगे टोटल, 4 क्यू स्केयर हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, और -12 वो वैसे का वैसा लिख दिया। ठीक है, हो गया भाई, यहाँ तक कोई मसला हो? अच्छा, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि जब क्यू की वैल्यू 4 होगी तब मुझे मुनाफा सबसे ज़्यादा मिलेगा, तो मैं वो 4 वैल्यू इसमें पुट करूँगा और जो इसको सिंपल कैलकुलेशंस करूँगा, 4 का स्केयर लूँगा तो वो 16 आ जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 64 आ जाएगा, ये 64 आ गया। ठीक है, 32 और ये 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 128 आ जाएगा, और ये -12 वैसे का वैसा रह जाएगा। इसको सादा मैं सॉल्व करूँगा सिंपल, तो जो टोटल बेनिफिट है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 52। देखें, टेबल में भी मैंने यही बात की थी और यहाँ पर भी 52 आ गया। तो ये मेरी बात परसनत हो गई। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट ये जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो हमें वो पॉइंट पता चलेगा जिस पर मुनाफा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ कैसे लेनी है, कैसे पुट करनी है, मैंने बता दी। उसके अलावा वो पॉइंट जब आ जाएगा तब मैंने उस मुनाफे की वैल्यू मालूम करनी है कि मुनाफा है कितना, 10 रुपये है, 50 है, 100 है, कितना है। तो सिंपल जो मुनाफे का फार्मूला है, टी पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है मैंने सिंपल, और उसके बाद क्यू की वैल्यू जो आएगी वो पुट करनी है और मुनाफा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया एक हिस्सा। अब आ गया जनाब टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इससे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, डेरिवेटिव लेकर। अब टोटल रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू भी फाइंड किया जा सकता है। कैसे, क्वांटिटी से डिवाइड करके। ये बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के में बार बार पूछी जाती है। आपको फंक्शन दिया जाता है, एवरेज वैल्यू आपसे पूछी जाती है, और आप क्या करते हैं जनाब, उसका डेरिवेटिव ले देते हैं। देखें, एवरेज में डेरिवेटिव नहीं होता, मार्जिनल में डेरिवेटिव होता है, और किसका होता है, हमेशा टोटल का होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये मैंने हाईलाइट किया। देखें, एवरेज रेवेन्यू जो होगा, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू, क्वांटिटी। अब मैंने क्या किया, टोटल जो रेवेन्यू था उसका फंक्शन लिखना है, उसकी जो इक्वेशन है वो लिखनी है, 48Q माइनस क्यू स्केयर, ये लिख दिया। उसके बाद इसको मैंने डिवाइड करना है क्यू से, मैं करके बताता हूँ। देखें, ये फंक्शन था 48Q माइनस क्यू स्केयर, इसको मैंने सिंपल क्यू से डिवाइड किया है क्योंकि ये फार्मूला का क्यू है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने ऊपर वाली जो रकम है इसमें से क्यू मैंने कॉमन ले लिया, एक क्यू बाहर आ गया, 48 के साथ एक क्यू था वो मैंने बाहर निकाल दिया तो 48 खाली बच गया, और यहाँ पे क्यू स्केयर था, इस क्यू स्केयर में से एक क्यू मैंने बाहर निकाल दिया और एक क्यू यहाँ बच गया, और ये जो बटे वाला क्यू है ये वो एवरेज वाला क्यू है। तो इस क्यू से जनाब, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस क्यू से और ये वाला क्यू कैंसिल कर दूँगा, ये वाला क्यू कैंसिल हो जाएगा किससे जनाब, इस बटे वाले क्यू से, तो बाकी जो बचेगा वो 48 माइनस क्यू बच जाएगा। ठीक है, 48 माइनस क्यू ये वाला बच जाएगा। अच्छा, अब क्यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है, क्यू की वैल्यू कितनी थी, 4 थी ना। ठीक है, तो 48 माइनस 4 कर दूंगा तो ये बाकी ए आर एवरेज रेवेन्यू जो मेरे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, देखिए सवाल मैंने साथ के साथ बताए, फिर बता देता हूँ। एक सवाल आ सकता है इसमें से टेबल वाला, जो मैंने टेबल बताया पूरा करना होगा। उसके अलावा टेबल के अलावा भी टोटल जो आपका मुनाफा है ये वाला फार्मूला लगा के, ठीक है, वो फाइंड करवा सकता है। 5 नंबर का सवाल, 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल जो है आपका एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू आपसे पूछ सकता है। टोटल रेवेन्यू आपको देगा, क्यू की वैल्यू दे देगा और आपको कहेगा एवरेज रेवेन्यू आपने फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट में बताइएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका सेशन भी इंशाल्लाह हम रखेंगे, तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारे मामला, 3 सवाल मैंने यहाँ पर आपको बता दिए जो कि 5-5 नंबर के बन सकते हैं, और ना सिर्फ बन सकते हैं बल्कि ये पेपर में आते भी रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, स्लोप ऑफ एम आर कर्व इज ट्वाइस एज द स्लोप ऑफ ए आर कर्व। और उसके अलावा ए आर कर्व का स्लोप कैसे फाइंड किया जा सकता है भाई, ए आर कर्व का स्लोप, उसका ए आर कर्व को डिफ्रेंशिएट करके या डेरिवेटिव लेकर उसका स्लोप फाइंड किया जा सकता है। देखिए, ए आर कर्व थी मेरे पास 48 माइनस क्यू, यही आई थी ना। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो जो वैल्यू आएगी वो ए आर कर्व का स्लोप होगा, और ये -1 होगा क्योंकि 48 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, और माइनस क्यू है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1।
इसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा उसका जो स्लोप होगा वही होगा 48 - 2Q, क्योंकि इसका ये जो है AR कर्व से 2 गुना होता है, इस वजह से इसका 2Q आता है और इसका जो स्लोप होगा वो -2 होगा। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, MCQs के हवाले से याद रखिएगा, पूछा जाता है। यानी जो मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप है वो 2 टाइम होता है एवरेज रेवेन्यू के। उसके बाद है हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर्स। तो मार्केट के 4 मेजर टाइप्स है, ये आपसे पूछी जा सकती है 3 नंबर का सवाल। एक तो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है और ओलिगोपोली है। ये जो टेबल नीचे दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। मैं पूरा टेबल आपको नहीं बताने लगा, क्योंकि देखें परफेक्ट कंपटीशन की भी हमने आगे बात करनी है, मोनोपोलिस्टिक की भी, ओलिगोपोली कार्टेल की भी और मोनोपोली की भी, तो फ़ायदा नहीं है यहाँ पर बात करने का। हाँ, लेकिन इस टेबल में से जो MCQs आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आती है ग्रेन, जो मार्केट है ये है परफेक्ट कंपटीशन की मिसाल है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे पूछा जाता है सीमेंट की फैक्ट्री, ठीक है। सीमेंट की फैक्ट्री जो है ये ओलिगोपोली की मिसाल है या कार्टेल की मिसाल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। और उसके अलावा KESC जो है ये मोनोपोली की है, ठीक हो गया। उसके अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्केट स्ट्रक्चर्स का कैसे पता चलता है कि कौन सी मार्केट है। तो सबसे पहले ये बताता है कि नंबर ऑफ़ फर्म के उस स्ट्रक्चर में जो फर्म्स हैं वो कितनी है, ठीक है। एंट्री के कोई भी आसानी से वो काम शुरू कर सकता है कि नहीं कर सकता। एंट्री और एग्ज़िट कैसे है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। उसके अलावा डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कीमतों पर किस कदर कंट्रोल है उस फर्म का। तो ये 4 चीज़ें बता रही होती है कि कौन सी फर्म है, ठीक है। और वो फर्म जो है कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में फ़ॉल करती है, यानी परफेक्ट कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या परफेक्ट कंपटीशन है। तो ये 4 चीज़ें बता जो है बेस हैं जो कि बताती है। उसके बाद चलते हैं पहले मार्केट स्ट्रक्चर के की तरफ, जो कि है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की मैं अगर सादा सी मिसाल दूँ तो हमारे घर के करीब जो करियाने की दुकान है ये परफेक्ट कंपटीशन में आता है, कपड़े की दुकान है परफेक्ट कंपटीशन में आता है। देखिए, इसमें यह है कि जिसके पास पैसा है वो सुकून से कपड़े की दुकान बना सकते हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। करियाने की दुकान भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई रुकावट नहीं। जब चाहे दुकान बंद करके दूसरा कारोबार कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले एंट्री और एग्जिट जो है वो बड़ा आसान होता है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ़ बायर एंड सेलर्स होते हैं। करियाने की कितनी दुकानें हैं मोहल्ले में, बहुत सारी है, पाकिस्तान में बहुत सारी है। तो ये एक बात होगी। दूसरी, नो बैरियर टू एंट्री, कोई भी दुकान बना सकता है। तीसरी बात, आइडेंटिकल होमोजेनियस। अब एक करियाने वाले के पास जो घी है, मतलब शम्मा घी मिसाल दूँ, तो दूसरे के पास शम्मा भी वही होगा, ठीक है। अगर एक के पास लक्स साबन है दूसरे के पास भी लक्स वही होगी, तो ये आइडेंटिकल चीज़ें हैं, सेम चीज़ें होती हैं। और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, और इनको जो है मार्केट की इन्फॉर्मेशन होती है, उतार चढ़ाव, कीमतें बढ़ाना कम करना, तो ये जो है फ्री मार्केट जो कंट्रोल हो रही होती है ये हमें यही बता रही होती है। अब द वर्ड परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट इन नॉर्मेटिव सेंस, तो बस ये छोड़ें ये। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट MCQs है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन कैन बी थॉट टू बी एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये डिमांड और सप्लाई को देखकर प्राइस मैकेनिज्म कंट्रोल हो रहा होता है। मतलब अगर डिमांड बढ़ गई तो कीमत बढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि डिमांड कम हो जाए। तो इस तरह से मार्केट जो है वो स्टेबल रहती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट MCQ से पूछा जाता है। उसके बाद है एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कंसंट्रेशन रेशियो इज़ यूज्ड टू एक्सेस द लेवल ऑफ कंपेटिबिलिटी इन एन इंडस्ट्री। तो कंसंट्रेशन रेशियो तो मैं आपको बताऊं कि ये ना एक तरह से कंपटीशन का लेवल बता रही होती है, ठीक है, कि किस कदर कंपटीशन है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्म्स जो होती है उसमें मुतअद्दिद इंडस्ट्रीज़ होती है, ठीक है। इंडस्ट्री और फर्म में जो फ़र्क मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अब कम से कम 5 जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं किसी भी फर्म में, तो उसके दरमियान जो कंपटीशन है कि किसने कितनी चीज़ प्रोड्यूस की, उसने कम की, उसने ज़्यादा की, तो ये कंसंट्रेशन रेशियो के दरमियान बता रही होती है। दरअसल बस ये कंसंट्रेशन रेशियो जो है कंपटीशन लेवल बताती है। ये एक इंपॉर्टेंट MCQs भी है। उसके बाद है जनाब मुनाफे की बात, कि सबसे ज़्यादा मुनाफा कैसे हासिल किया जा सकता है अगर जो फर्म है वो परफेक्ट कंपटीशन में फ़ॉल करती है। तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट रन की बात करते हैं। शॉर्ट रन में ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम ये कंसीडर करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में भी कोई भी नई फर्म दाखिल नहीं होगी, जो फर्म्स हैं वही हैं। और इस शॉर्ट रन में जो मुनाफा का हिसाब लगाया जा सकता है वो इक्विलिब्रियम एनालिसिस के ज़रिए से लगाया जा सकता है। इक्विलिब्रियम एनालिसिस हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी
तो प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा, डिमांड का शिफ्ट होगी तो प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा, क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, या दोनों के शिफ्ट होने पर प्राइस और क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट आएगा, बड़ी तफसील से बात कर ली है हमने इस बारे में। तो कहने का मकसद ये है कि शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम एनालिसिस हमें बताएगा जो मुनाफा किस तरह से होगा, जबकि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म ये डिसाइड कर सकती है कि उसको नॉर्मल प्रॉफिट हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो, या वो फर्म बंद भी हो सकती है, इंडस्ट्री बंद भी हो सकती है क्योंकि उसको नुकसान हो रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद है द शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व सिंपली हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ इंडिविजुअल फर्म। सादा सी बात बताऊं कि जो शॉर्ट रन होती है या कंपटीशन जो है परफेक्ट कंपटीशन, इसमें सप्लाई कर्व है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जबकि डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इंडिविजुअल परफेक्टली कंपटीशन फर्म इज़ हॉरिजॉन्टल, जबकि इंडिविजुअल की जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, तो ये था जनाब आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।